जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम CDS2 2022 की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि बुक लिस्ट आपकी क्या रहनी चाहिए, रिसोर्सेज आपको कौन से फॉलो करने हैं, एक एक चीज़ को यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ध्यान में रखना, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और एक कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज़ ज़िंदगी में होने से पहले हमारे दिमाग के अंदर होती है। अगर हमने एनालाइज कर लिया, हमने मान लिया कि ये एग्ज़ाम हम क्लियर करेंगे और उसके लिए हर एक दिन एफर्ट डालेंगे, तो ये एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्लियर होने वाला है। अभी हम अगर CDS के एग्ज़ाम को एनालाइज करें तो देखिए, OTA की कट ऑफ लगातार आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जा रही है। अगर आप OTA में सेफ स्कोर मान के चलेंगे तो कम से कम आपको 110 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। यानी आपके पास में GS है, आपके पास में इंग्लिश है, दोनों को मिलाकर कम से कम 110 प्लस तो आपको स्कोर करना ही रहेगा। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो हर एक बच्चे के इंग्लिश के अंदर 80 प्लस नहीं आ सकते। बहुत सारे बच्चों के 80 प्लस आते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली मान के चले तो हर एक बच्चे के 80 प्लस नहीं आते। यानी अगर आप यहाँ पर स्कोर को ब्रेक डाउन करना भी शुरू करेंगे तो इंग्लिश के अंदर लगभग 70 तक मार्क्स लाने पॉसिबल हैं। और जिस तरह का एग्जाम GS का आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो यहाँ पर लगभग 40 आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि इंग्लिश के अंदर 75 प्लस लाने हैं, GS के अंदर 50 प्लस लाने हैं। ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए जब आप एग्जाम की प्रेपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी अगर हम GS की बात करें सबसे पहले, तो क्या GS के अंदर 50 प्लस स्कोर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों का लास्ट टाइम भी आया है। लेकिन यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। आप किस तरह से एग्जाम को अप्रोच करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट्स को यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका GS के अंदर 50 प्लस स्कोर आने वाला है या फिर नहीं। सबसे पहले आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। जब आपका टारगेट क्लियर होगा कि इंग्लिश के अंदर आपको 75 प्लस मार्क्स चाहिए, GS के अंदर आपको 50 प्लस मार्क्स चाहिए, तो इसका मतलब हो गया कि एग्जाम के अंदर आप 125 प्लस मार्क्स टारगेट करने वाले हैं। इसके बावजूद अगर एग्जाम में कुछ अनप्रेडिक्टेबल आ जाता है, कोई पोर्शन आपका डिफिकल्ट आ जाता है, मान लीजिए दिन आपका नहीं था, कुछ आते हुए क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं, फिर भी कि आपका स्कोर 110 से 115 तो जरूर आ जाएगा अगर आप इतने मार्क्स यहां पर टारगेट करेंगे। अगर IANA AFA का एग्जाम है तो यहां पर मैथ्स आपके पास में रहेगा कुछ कंपनसेट करने के लिए। अगर मैथ्स आपका अच्छा है, मैथ्स के अंदर आप 50 प्लस स्कोर कर पाते हैं, तो यहां पर GS या इंग्लिश किसी के भी अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि थोड़ा सा कम भी एफर्ट लगा लेंगे तो काम आपका चलेगा। लेकिन अगर आपके पास में सिर्फ OTA है तो यहां पर टारगेट आपका कितना होना चाहिए? 125 प्लस मार्क्स का। तभी जाकर आपके 110 115 मार्क्स एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। अभी बात आती है कि GS के अंदर अगर आपको 50 प्लस मार्क्स चाहिए तो क्या यहां पर 3 सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स के साथ में काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सजेस्ट कर देते हैं कि GS के अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आप कर लेंगे, करंट अफेयर्स आप कर लेंगे तो CDS का एग्जाम आपका निकल जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों का निकल जाए, लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज है। आपका अटेम्प्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आप जब टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना तो सही से करिए। गलत गाइडेंस के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाए। और मैं वो चीज कभी भी सुजेस्ट नहीं करता पब्लिकली जो हर एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं यहां पर आप में से किसी के साथ में भी पर्सनली बात नहीं कर रहा। अगर मैं यहां पर कह देता हूं कि 3 सब्जेक्ट से निकल जाएगा, आप लोग 3 सब्जेक्ट्स फॉलो करना शुरू कर देंगे, फिर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसी वजह से गलत गाइड मैं आपको कभी भी नहीं करूंगा। अगर हम प्रैक्टिकली मान के चलें, आपको 50 प्लस अगर टारगेट करना है GS के अंदर, तो इसके लिए लगभग 65 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उतने सही हो जाएंगे। अगर आप 100 बच्चों का सैंपल उठाएंगे जिन्होंने लास्ट टाइम CDS का एग्जाम अटेम्प्ट किया है, GS का एग्जाम अटेम्प्ट किया है, हर एक बच्चे के जो नेगेटिव आंसर है वो डबल डिजिट में आपको देखने को मिलेंगे, कम से कम 99% बच्चों के, जिसका सीधा सा मतलब है
कम से कम आप 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें से 65 आपके सही होंगे, तब जाकर आपका 50 प्लस स्कोर आएगा जीएस के अंदर। अभी मान लीजिए आप यहां पर 3 सब्जेक्ट्स करते हैं, ज्यादातर बच्चे कौन से 3 सब्जेक्ट्स करेंगे? बच्चे करेंगे साइंस, साइंस के साथ में करेंगे पॉलिटी, पॉलिटी के साथ में करेंगे ज्योग्राफी और साथ में कर लेंगे करंट अफेयर्स। अभी करंट अफेयर्स का नंबर जो है बदलता रहता है, कई बार एग्जाम में 15 करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, कई बार 20 देखने को मिलेंगे, कई बार 18 देखने को मिलेंगे। मान लीजिए 15 से 17 ऑन एवरेज करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ में साइंस के क्वेश्चंस लगभग 28 आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस हम मान लेते हैं कि 20 आए, ज्योग्राफी के मान लेते हैं 20 आए। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो भी यहां पर जो टोटल क्वेश्चंस हैं आपके कितने बनेंगे? 85 86 बनेंगे। अभी मुझे बताइए, अगर आपने प्रेपरेशन ही 86 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग की है तो क्या आप उसमें से 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे? बहुत मुश्किल है। देखिए, अगर कोई सब्जेक्ट हम बहुत ज्यादा अच्छे से भी करके जाते हैं ना, तो भी उस सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आपको जरूर देखने को मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। यूपीएससी ऐसा नहीं है कि एक एक चीज एज इट इज आपसे पूछ लेगा। तो यहां पर आपकी प्रेपरेशन कम से कम 100 क्वेश्चंस की होनी चाहिए, ना कि 85, जिसका सीधा सा मतलब है कि कम से कम जीएस के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स करने हैं और करंट अफेयर्स करने हैं। कोई एक सब्जेक्ट को आप यहां पर स्किप कर सकते हैं, वो भी तब अगर आपके बाकी चारों सब्जेक्ट्स जो हैं अच्छे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं 4 सब्जेक्ट्स को, तो किसी एक सब्जेक्ट को यहां पर स्किप किया जा सकता है, लेकिन वो भी आपका कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी आप जीएस के अंदर 100 क्वेश्चंस टारगेट करेंगे, उसके बाद में एग्जाम में आपको 60-70 क्वेश्चंस इस तरह के देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छे से आते रहेंगे। उन्हें अटेम्प्ट करने जाएंगे, तब जाकर 45 प्लस 50 प्लस स्कोर आपका आएगा जीएस के अंदर। अभी भी बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स इस तरह की हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स भी हैं जो आपसे ढेरों पैसे ले लेती है, लेकिन सीडीएस का सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाती। देखिए, आप कहीं से भी पढ़ते हैं, एटलीस्ट इतने अवेयर आप होने चाहिए कि जहां पर आप पैसे दे रहे हैं, 4000 दिए हैं, 10,000 दिए हैं, 20,000 दिए हैं, कि वहां पर सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया कि 3 सब्जेक्ट्स कर लोगे, उसी से काम चल जाएगा। देखिए, अगर आप किसी से भी पढ़ने जाते हैं ना, तो वहां पर आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए। उसके बाद में बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट सही लगता है, उसे कौन सा सब्जेक्ट समझ में आता है, उसके अकॉर्डिंग उसे टारगेट करना चाहिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना है। ऐसे नहीं होता कि कोचिंग के अंदर आपको कह दिया जाए कि यही 3 सब्जेक्ट्स करने हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स करने से आपका एग्जाम निकल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका एग्जाम निकल जाएगा। ऐसे एग्जाम नहीं निकलने वाला, ना ही इस बार निकलेगा, ना ही अगली बार निकलेगा। अगर आप कहीं से भी पढ़ते हैं, एक चीज ध्यान में रखना कि इतने अवेयर होने चाहिए कि वहां पर हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कर लीजिए, अल्टरनेटिव ढूंढ लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर रिसोर्सेज आपके लिमिटेड रहेंगे, फिक्स रहेंगे, तो आपकी प्रेपरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। आपके टारगेट क्लियर होंगे, आपको पता रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको चलना है। क्योंकि अगर रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है, रिवीजन आसानी से हो जाएगी। रिसोर्सेज अगर आपके फिक्स्ड हैं तो कंसिस्टेंट रहने में मदद मिलती है, नहीं तो आप भटकते रहते हैं, कभी एक जगह पर जाएंगे, कभी दूसरी जगह पर जाएंगे, किताबें खोलेंगे समझ नहीं आएगा, फिर यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, एक बंदे का समझ नहीं आएगा, फिर दूसरे बंदे को ढूंढेंगे, तो ऐसे टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? इतना ओवरहाइप्ड वर्ड है। लोगों को लगता है कि स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि अगर हम कम पढ़ लें, कम पढ़ के पेपर क्लियर हो जाए, कम टॉपिक्स पढ़ के पेपर क्लियर हो जाए, कम सब्जेक्ट्स पढ़ के पेपर क्लियर हो जाए। स्मार्ट वर्क का ये मतलब कभी भी नहीं होता। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है टाइम बचाना। मान लीजिए कोई बंदा 100% काम करता है 5 घंटे के अंदर, और आपने 100% काम कर लिया 2 घंटे के अंदर, उसे हम स्मार्ट वर्क कहेंगे। ना कि किसी बंदे ने 100% काम किया 5 घंटे के अंदर और आपने यहां पर 20% काम कर लिया 1 घंटे के अंदर, तो ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कम पढ़ने से एग्जाम निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका फोकस सिर्फ होना चाहिए
टाइम बचाने के ऊपर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कभी किसी टॉपिक के लिए एक YouTube वीडियो के ऊपर जाएंगे, कभी दूसरे के ऊपर जाएंगे, कभी तीसरे के ऊपर जाएंगे। इस चक्कर में एक टॉपिक करते हैं पूरे दिन के अंदर। अगर आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया तो आपका सिलेबस कंप्लीट कब होगा, आपकी एफिशिएंसी कैसे आएगी। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि जहां से भी टाइम आपका बच सकता है बचा लीजिए। आपका कोई दोस्त है, कोई टीचर है जो टॉपिक समझा देता है, थोड़े बहुत पैसे लग भी जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम बचना चाहिए, उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। आपके हाथ कोई नोट्स लग गए, आप उन नोट्स को पढ़ना चाहते हैं, अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो टाइम कम लगेगा। अगर प्रिंट आउट निकलवा लेने से टाइम कम लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर आपका फोकस होना चाहिए टाइम बचाने के ऊपर। अगर कोई टॉपिक आप खुद से पढ़ के 5 घंटे के अंदर कर रहे थे और किसी टीचर ने या मैंने अपने बच्चों को 2 घंटे के अंदर समझा दिया तो वो क्या है, स्मार्ट वर्क है। अगर मैंने वही टॉपिक 10 मिनट के अंदर समझा दिया, बच्चों को समझ लग गया तो वो क्या है, स्मार्ट वर्क है। तो स्मार्ट वर्क का मतलब होता है टाइम बचाना, सेम काम करना है लेकिन कम टाइम के अंदर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि कम काम कर लेंगे तो उसे स्मार्ट वर्क कहा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस से लगभग एग्जाम में आपको 28 से 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप 28 से 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर टारगेट करना चाहते हैं तो 9th NCERT की बुक को आप रेफर कर सकते हैं और साथ में 10th NCERT की बुक को रेफर कर सकते हैं। अभी देखिए, जब आप NCERT की बुक को पढ़ते हैं ना तो जल्दबाजी नहीं करनी। जब आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, क्वेश्चन देखने के बाद NCERT में ढूंढने जाएंगे वो तो मिल जाएंगे, लेकिन अचीवमेंट क्या है कि NCERT बुक पढ़ने के बाद में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि NCERT बुक्स में ढूंढने जाएंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उन्हें रिटेन कैसे करना है, उसे पढ़ना कैसे है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब लास्ट टाइम NCERT ने, CBSE ने सिलेबस चेंज किया था ना, अपनी बुक्स को चेंज किया था, उन्होंने बुक्स को इस तरह से डिजाइन किया है ताकि बच्चे खुद से भी कुछ ना कुछ सोच पाए। इसी वजह से जब आप साइंस की 9th और 10th NCERT को पढ़ने जाएंगे, यहां पर बहुत सारे गैप आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस बुक के अंदर पूछे गए हैं जिनका आंसर बुक के अंदर नहीं दिया गया। अगर आप खुद से पढ़ने जाते हैं तो रिस्पेक्ट देनी है हर एक टॉपिक को, अपना टाइम यहां पर अच्छे से यूटिलाइज करना है और जो गैप आपको यहां पर देखने को मिलेंगे बुक्स के अंदर उसे अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं हर एक चैप्टर में, हर एक पैराग्राफ के अंदर, उसे अच्छे से एनालाइज करना है। क्योंकि लास्ट टाइम जब बुक्स को चेंज किया गया था तो CBSE ने इस तरह से सिलेबस बदला था कि बच्चे खुद से भी सोच पाए। इसी वजह से आपने ओल्ड NCERT के बारे में भी सुना होगा, न्यू NCERT के बारे में भी सुना होगा। हिस्ट्री के लिए लोग ओल्ड NCERT की तरफ भागते हैं जब सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन करते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो जो ओल्ड NCERT थी ना, उसके अंदर एक एक चीज लिखी गई होती थी, लेकिन CBSE ने कहा कि बच्चे जो हैं एक मशीन की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, वो रटना शुरू कर देते हैं, खुद से कुछ सोचते नहीं। तो लास्ट टाइम ये जो आपकी किताबें जब चेंज की गई थी, इस तरह से इसके अंदर कंटेंट डाला गया है कि आप खुद से सोच पाए। जब आप NCERT पढ़ने जाते हैं तो यहां पर बहुत सारे गैप आपको देखने को मिलते हैं। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो NCERT पढ़ने के बाद भी अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो यहां पर इन गैप्स को कवर नहीं कर पाते, वो यहां पर इन टॉपिक्स को समझ नहीं पाते। देखिए, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के ऊपर GS के हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स मैं खुद लेता हूं, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, बायो है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और एक एक चीज उसके अंदर समझाई जाती है। यहां पर कोई रिएक्शन तक है ना जिसका आंसर NCERT के अंदर नहीं दे रखा, लेकिन उन्होंने पूछा है, मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर प्रॉपर उसे कवर किया है। अभी आप साइंस के NCERT पढ़ने जाएंगे तो उसके अंदर आपको कुछ दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा। आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप गलतियां करें, उन गलतियों से सीखें, उस चक्कर में आपका 1 साल निकल जाए। हमने भी कभी कुछ गलतियां की थी, हमने बच्चों को भी कुछ गलतियां करते हुए देखा है। अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं कि
कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहाँ पर हर एक टॉपिक को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। रिस्पेक्ट देने का मतलब है हर एक टॉपिक को समझना होगा, हर एक टॉपिक को समझने में कंसिडरेबल टाइम लगेगा और यहाँ पर कुछ गैप्स होंगे पैराग्राफ के अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखे गए, उन्हें आपको खुद से समझना है, सर्च आउट करना है, तभी आप इफेक्टिवली एनसीईआरटी को कवर कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मेरे वीडियो लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर्स मिलेंगे जिसके अंदर एक एक चीज़ कवर की गई है। जिस तरह के रिएक्शंस, जो भी आपके गैप है, टेक्निकलिटीज़ हैं, उन्हें यहाँ पर समझाया गया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत एग्जाम के अंदर ना हो। अभी आप यहाँ पर दोनों में से किसी भी रास्ते को चुन सकते हैं। आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स वाला रास्ता भी चुन सकते हैं, आप यहाँ पर बुक्स वाला रास्ता भी चुन सकते हैं। अगर आप बुक्स वाले रास्ते को चुनते हैं तो भी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच जाएंगे, अगर आप वीडियो लेक्चर वाला रास्ता चुनते हैं तो भी आप अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच जाएंगे। फ़र्क क्या है? फ़र्क है सबसे पहले स्मार्ट वर्क का टाइम बचाने का। अगर आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जाएंगे तो टाइम आपका बचेगा, क्योंकि सिलेबस आपका ज़्यादा होता है। जितना टाइम आपका बचेगा उतना टाइम आप रिवीजन को दे पाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे पाएंगे। और यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और साथ में आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। जबकि अगर आप यहाँ पर खुद से पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए भी परेशान होना पड़ेगा। यहाँ पर किसी टॉपिक के अंदर फंस जाएंगे तो आपको समझना होगा खुद से, या अगर आप YouTube से समझने जाएंगे तो कभी एक वीडियो देखेंगे, कभी दूसरी देखेंगे, तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। अगर आप यहाँ पर दूसरे वाले रास्ते से जाते हैं, वीडियो लेक्चर वाले रास्ते से जाते हैं, तो यहाँ पर टाइम आपका बच सकता है, एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा आ सकती है। अगर आप वीडियो लेक्चर्स को यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आप जाएंगे जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आज के लिए डिस्काउंट ऑफर भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेंगे। आपका जो OTA का कोर्स है उसका प्राइस 2500 रहता है, लेकिन आज जो आपका स्पेशल ऑफर है उसके चलते 1750 का मिलेगा। आपको यहाँ पर इस कूपन को अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे जो और कोर्सेज हैं उनके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। जैसे जो आपका IMA का कोर्स है जिसके अंदर GS इंग्लिश मैथ्स होता है, आपको 2100 का मिल जाएगा। इंग्लिश आपको प्रिपेयर करनी है तो 880 प्राइस रहेगा। यहाँ पर जो आपके चार्जेस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कम रखा गया है आपको देखते हुए। हमें पता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कई बार पैसे मैनेज करना मुश्किल होता है, तो ये जो आपकी UPSC की प्रेपरेशन है जहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग वाले 10,000, 20,000, 40,000 भी ले लेते हैं, हम आपको उससे बेहतर कंटेंट देंगे। एक एक चीज़ समझाई जाएगी, प्रॉपर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी और आप यहाँ पर इफेक्टिवली एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे अगर आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर वाले रास्ते के थ्रू जाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि दोनों रास्तों के अंदर फ़र्क क्या है। देखिए, मान लीजिए आपको अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर जाना है, जो डेस्टिनेशन है आपकी C। यहाँ पर आपके दो दोस्त हैं। एक दोस्त आपका ऐसा है जो प्रोफेशनल ड्राइवर है, एक दोस्त ऐसा है जिसने ड्राइविंग अभी अभी सीखी है। अभी आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? क्योंकि जो प्रोफेशनल ड्राइवर है वो आपको कम समय के अंदर पहुंचा देगा, उसने रास्ता देखा हुआ है, तो यहाँ पर दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। अभी ये जो बंदा है इसने नई नई ड्राइविंग भी सीखी है, इसको रास्ता भी नहीं पता, ये आपको पहुंचा तो देगा लेकिन टाइम टू टाइम रास्ते में इसको पूछना पड़ेगा कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं या नहीं जा रहा, वहां पर भी टाइम लगेगा। प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है, वहां पर भी टाइम ज़्यादा लगेगा और कोई ना कोई दिक्कत इसको रास्ते में आ सकती है, इसको कॉशियस रहना पड़ेगा। नई नई ड्राइविंग सीखी है, कहीं पर ठोक भी सकता है गाड़ी, उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा।
ये भी बंदा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, ये भी बंदा पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पर फर्क इसका है स्मार्ट वर्क का। फर्क इस चीज का है कि अब टाइम किस तरह से बचाते हैं। फर्क इस चीज का है कि जो गाइडेंस है, एक्सपीरियंस है, उसका यूज आप किस तरह से करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। अगर पॉलिटी की बात करें तो आप सभी को पता है कि एम लक्ष्मीकांत आपकी काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन एम लक्ष्मीकांत बुक काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसी वजह से मैं सुजेस्ट नहीं करता कि आप एम लक्ष्मीकांत को एज इट इज़ पढ़ें। अगर तो आप इसे कम टाइम के अंदर पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड है, नहीं तो किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। आपके पास में जीएस की कोई भी बुक है जहां पर पॉलिटी को समराइज फॉर्म में दे रखा है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। वहां से पॉलिटी को पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। एम लक्ष्मीकांत ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 महीने लगा दिए, 3 महीने लगा दिए और आप सिर्फ यही बुक पढ़ते जा रहे हैं। बुक काफी ज्यादा लेंथी है, आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतनी रिटर्न यहां पर आनी चाहिए। मैं अभी आपको अप्रॉक्सीमेट टाइम भी बता दूंगा जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी आपको खत्म करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर चलना होगा। या फिर जो हमारे पॉलिटी के वीडियो लेक्चर्स हैं जो मैंने करवा रखे हैं गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन के ऊपर, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी के बहुत सारे कंसेप्ट्स की वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाल रखी है। अगर आप ज्योग्राफी को कवर करना चाहते हैं तो 11th एनसीईआरटी की 2 बुक्स आपको देखने को मिलेगी। 9th एनसीईआरटी है, 10th एनसीईआरटी है। देखिए 9th एनसीईआरटी के जो ज्यादातर टॉपिक्स हैं वही आपको 11th एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप सीधा 11th एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि सीधा 11th एनसीईआरटी पढ़ना, वो भी ज्योग्राफी की, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी वजह से यहां पर भी समझना जरूरी है। पहले आप बेसिक चीजों को समझिए, बेसिक टर्म्स को समझिए, क्योंकि जब तक आप बेसिक टर्म्स को नहीं समझेंगे तब तक ज्योग्राफी के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। अब इंडियन ज्योग्राफी तो कर लेंगे, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल का सबब बन जाएगी। अभी आपको करना क्या है, यहां पर 10th और 11th की एनसीईआरटी सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन 11th एनसीईआरटी सीधा पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो जो भी बच्चे खुद से पढ़ने वाले हैं वो पहले 9th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। या फिर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको 50+ लेक्चर्स देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के, जिसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी के साथ में आपकी फिजिकल ज्योग्राफी भी कवर है, आप उसे भी रेफर यहां पर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आपको ज़रूर कवर करना है। देखिए बहुत सारे बच्चे इसे स्किप कर देते हैं, शायद उनके पास में लास्ट में टाइम नहीं बचता कवर करने का चीज़ों को, लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ज़रूर करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से नहीं बन सकते। आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, देखिए जो आर्ट्स वाले हैं वो भी तो साइंस करते हैं ना, तो साइंस वाले इकोनॉमिक्स क्यों नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आपने यहाँ पर कंसेप्ट्स को समझ लिया, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर गलत नहीं हो सकता। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी बुक आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है, इन्हीं 2 बुक्स को आपको रेफर करना रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट के हर एक कंसेप्ट के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को रेफर करने की जरूरत नहीं है, 12th एनसीईआरटी को पढ़ना है। यहाँ पर थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर टोटल 3 बुक्स आपको मिलेंगी 12th एनसीईआरटी के अंदर, तीनों बुक्स को पढ़ना है। 8th एनसीईआरटी को पढ़ना है। इसके बाद में भी आपके पास में टाइम बचता है तो आप 6th और 7th की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम को पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा आपके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स वाले टॉपिक है उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, किसी भी बुक से, स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं, या आपके पास में कोई और जीके की बुक है वहां से पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नोट से पढ़ सकते हैं, या हमारे वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के ऊपर डिटेल में आपको
एनसीईआरटी के अंदर सही से नहीं मिलेगा। इसी वजह से उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से चीज़ें कवर करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर हर एक कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर, हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर हिस्ट्री के लेक्चर्स प्रॉपर कवर किए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के एग्ज़ाम को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका ग्रामर बेस्ड पोर्शन होता है एग्ज़ाम के अंदर, एक आपका वोकैब बेस्ड पार्ट पूछा जाता है। अगर आप वोकैब बेस्ड पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछे जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर वोकैब बेस्ड पार्ट आपका अच्छा नहीं है तो सबसे पहले टारगेट आपका होना चाहिए कि 500 न्यू वर्ड्स इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ में आपको लर्न करने हैं, यानी 500 न्यू वोकैब के वर्ड्स लर्न करने हैं जो एंटोनिम सिनोनिम के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। साथ में इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको 500 न्यू लर्न करने हैं। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। इसके अलावा हर अल्टरनेट डे के ऊपर कम से कम वोकैब बेस्ड पार्ट के 10 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने रहेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अभी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि ये जो नए वर्ड्स हैं, इडियम्स फ्रेजेस हैं, कहाँ से लर्न करने हैं। आपके पास में कोई भी बुक है, चाहे एसपी बख्शी है, रेन एंड मार्टिन है, कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नोट्स हैं, वहां से भी कर सकते हैं, या कोई और नोट्स है तो वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि 500 न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको लर्न करने हैं, साथ में 500 न्यू वर्ड्स आपको वोकैब बेस्ड लर्न करने रहेंगे। यहां पर जो आप न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप ओवरऑल वोकैब बेस्ड पार्ट या फिर इंग्लिश एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप कर लीजिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुक्स आती हैं, मोटिवेशनल बुक्स आती हैं, इसे अपनी एक हॉबी बना लीजिए। जब आपका फ्री टाइम होता है, जब आपको कुछ चेंज चाहिए ज़िंदगी के अंदर, तो ऐसा करिए कि 30 मिनट कम से कम निकालिए दिन में और बुक रीडिंग करिए। जब आप एक कंप्लीट बुक को पढ़ लेते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रखे होते हैं। अगर कोई 200 पेजेस की बुक्स है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स बार बार देखने को मिलेंगे। अगर आप एक बुक को पूरा रीड कर लेते हैं और एग्जाम तक इस तरह की बहुत सारी बुक्स को रीड कर लेते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग के अंदर खुद ब खुद छप जाते हैं। आपने हिंदी कैसे सीखी? पढ़ के सीखी, सुनकर सीखी। इसी तरह से इंग्लिश कैसे सीखेंगे? पढ़ के सीखेंगे, सुनकर सीखेंगे। जो बेसिक चीजें हैं ना, उन्हें मत भूलिए। अगर आपने अपनी हैबिट डेवलप कर ली, 30 मिनट रोज निकाल लीजिए, बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप कर लीजिए, इंग्लिश एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत कभी भी नहीं आ सकती। एक बार अगर आपने रीडिंग हैबिट डेवलप कर ली ना, तो वोकैब बेस्ड पोर्शन के अंदर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो आपके पैरा जंबल के क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन होता है, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो भी किसका पार्ट है? रीडिंग स्किल्स का पार्ट है। अगर आपने एक छोटी सी हैबिट डेवलप कर ली कि रोज मुझे 30 मिनट्स बुक रीडिंग करनी है, और वो भी इस तरह की बुक्स रीड करनी है जो पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिससे आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उससे आपका इंग्लिश का एग्जाम भी अच्छा चला जाएगा, तो दिक्कत ही क्या है। इसी वजह से बुक रीडिंग आपको अच्छे से करनी है। इसके अलावा दूसरा आपका पोर्शन रह गया जो ग्रामर बेस्ड है। ग्रामर बेस्ड पोर्शन के लिए आपको क्या करना है? अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, कंजंक्शन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उन्हें अच्छे से समझना है, उनके बेस को समझना है, उनके ग्रामर रूल्स को समझना है। फिर अगर आपने नाउन के ग्रामर रूल्स कवर किए हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर प्रोनाउन को कवर किया है, उसके बेस को समझा है, तो प्रोनाउन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो ग्रामर बेस्ड पोर्शन के अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी, और जो आपका वोकैब बेस्ड पोर्शन है उसके अंदर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपको करना क्या है? आप किसी भी ग्रामर बुक को यहां पर रेफर कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जहां पर नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, हर एक कंसेप्ट के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। वहां पर ग्रामर के रूल्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, उनकी एग्जाम्पल्स भी मिलेंगी। एक एक चीज हमने कवर कर रखी है।
देखिए ये जो हमारे कोर्सेज हैं इनके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप OTA कोर्स आज ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 1750 रुपीज़ में ना ही सिर्फ वीडियो लेक्चर्स GS और इंग्लिश के, उसके साथ में करंट अफेयर्स, नोट्स, सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। करना आपको क्या है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा सर्च करिए, या डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जो हमारे कोर्सेज हैं उनके ऊपर डिस्काउंट कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, तभी आपको ये स्पेशल डिस्काउंट आज के दिन में मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का कंटेंट बिल्कुल सफिशिएंट है। हमारे मंथली करंट अफेयर्स आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। अप्रैल तक करंट अफेयर्स जो है ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। हर एक मंथ एंड के ऊपर करंट अफेयर्स हम अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का कंटेंट करंट अफेयर्स के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। आप हमारे मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के द्वारा। अभी बात आती है कि प्लान आपको किस तरह से करना है चीज़ों को। देखिए आपके पास में लगभग 120 डेज बचे हैं। 90 डेज के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं आपको ऑन एवरेज टाइम बता देता हूं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम लगना चाहिए, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप ज्योग्राफी करते हैं तो ज्योग्राफी के लिए ऑन एवरेज आपको 22 डेज लगने चाहिए। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी को कवर करने में मैक्सिमम आपको 18 डेज का टाइम लगना चाहिए। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री कवर करने के लिए 17 डेज का टाइम लगना चाहिए। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 8 से 9 डेज आपको यहाँ पर लगेंगे। इसके अलावा अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पर इसे कवर करने में लगभग 23 डेज का टाइम आपको लगेगा। अगर आप यहाँ पर किसी सब्जेक्ट को स्किप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ दिन एडजस्ट किए जा सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का सफिशिएंट टाइम आपको बताया है जिसके अंदर वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी और साइंस अगर आप साथ में करते हैं तो ज्योग्राफी को 22 डेज लगने वाले हैं, साइंस को 23 डेज लगने वाले हैं। तो यहाँ पर लगभग आप 40 डेज का टाइम ले सकते हैं। उसके अंदर दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर किया जा सकता है और नेक्स्ट 50 डेज के अंदर जो आपके बाकी तीनों सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर किया जा सकता है। और जो आपके लास्ट वाले 30 डेज हैं इसके अंदर आपको अच्छे से रिवाइज करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। लेकिन ये जो आपके 90 डेज है इसके अंदर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देते रहना है और साथ में जो इंग्लिश की प्रेपरेशन है, चाहे ग्रामर बेस्ड पार्ट की चाहे वोकैब बेस्ड पार्ट की, वो आपकी लगातार चलती रहनी चाहिए। अभी आपको यहाँ पर छोटी छोटी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आपको रिसोर्सेज के बारे में पता चल चुका है। आपको पता चल गया कि 3 महीने के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। लास्ट 1 मंथ आपको छोड़ना है रिवीजन के लिए, फुल एंड मॉक टेस्ट के लिए। जब आप सब्जेक्ट्स कवर करेंगे साथ में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है देते रहने हैं। अभी आपको इतने झंझट के अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो GS का कोर्स है, इंग्लिश का कोर्स है, मैथ्स का कोर्स है, उसके अंदर प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारा CDS वाला बैच है वो CAPF पेपर 1 के लिए भी सफिशिएंट रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस भी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के ऊपर तो वो भी मैं बना दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो चाहिए उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप बता देना। बाकी ये जो आपके ऑफर है अलग अलग कोर्सेज के ऊपर, ये आपके खत्म हो जाएंगे। लिमिटेड कूपन्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। कूपन कोड रहेगा CDS 30 या फिर EXT 20। आप इन कूपन कोड्स का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं इनके ऊपर डिस्काउंट अवेल किया जा सकता है। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।